प्रणाम और जय श्री कृष्ण सबको। फिर से एक बार जितेंद्र भावसार आपसे हिंदी में बात करने के लिए हाज़िर हूँ। कनाडा में हूँ, कनाडा से आपको याद फरमाता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो गुजराती में भी मैंने बनाए हैं, हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते होंगे या देखे होंगे। आप वीडियोस देखें, लाइक करें, फ्रेंड्स से फैमिली से शेयर करें, टाइम मिले तो सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाए। ये उम्मीद के साथ मैं आज की बात चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ। एज़ यू नो आई एम नॉट अ हिंदी गाय मैं तो पक्का गुजराती हूँ वैसे तो। सो माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड बट आई एम ट्राइंग। होप यू अंडरस्टैंड एंड चला लोगे। मेरी जैसी भी हिंदी है आप समझ जाओगे या मुझे माफ़ कर दोगे। ओके, बात करते हैं कि काम की। कनाडा से मैं आपसे बात करता हूँ कि कल मैंने बात की स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं या स्टूडेंट्स जो इंडिया से आना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स को क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं, पैसों की कितनी ज़रूरत पड़ेंगी और कब से तैयारी करके भेजना है, कहाँ भेजना है, ये सब बातें मैंने कल की। तो 18 से लेके 19, 20, 21, 22, 23 साल तक तो ठीक है कि भाई आप स्टडी परमिट लेके कनाडा आओ या भेजो और यहाँ सेटल हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कनाडा आने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि भाई स्टडी परमिट लेके ही आना पड़ेगा, उसके सिवा आ ही नहीं सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारे और भी रास्ते हैं कनाडा आने के, सेटल होने के। सो आज हम वो बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स की, वो तो कल बात कर ली। आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए या कभी मेरा नंबर मांग लीजिए। मैं व्हाट्सएप पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, तो ऐसे मिलता रहूँगा। आज बात करनी है बहुत सारे इंडियंस जो इंडिया में है और कनाडा आना चाहते हैं लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है या रास्ते की खबर नहीं है या क्या करना है वो पता नहीं है। सो 25 तक तो ठीक है, चलो भाई आप स्टडी परमिट लेके आओगे, यहाँ पढ़ोगे, काम करोगे और सेटल हो जाओगे। तो व्हाट अबाउट जो लोग एडल्ट है, 30, 32, 35, 40, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनके लिए कनाडा आना पॉसिबल है कि नहीं है और कैसा है, वो मैं आज बात करने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही एक भाई मेरे गुजराती है, 55 इयर्स के हैं, वो बोल रहे थे कि जीतू भाई मुझे कनाडा आना है, क्या करूँ। तो मैंने एकदम ऑनेस्टली फ्रेंकली उनको बताया कि भाई 55 इज़ नॉट द एज टू ट्राई फॉर कनाडा। तो बात की शुरुआत यहीं से है कि भाई आपको ट्राई करना है तो 50 के अंदर, हो सके तो 45 के अंदर। 32-35 हो तो ठीक है, 40 हो तो भी ठीक है, 42-44 भी ठीक है, लेकिन तब तक ट्राई करो तो अच्छा है। आपको 55 साल में ये याद आए कि मुझे कनाडा जाना है इज़ नॉट गुड। सो दैट्स द हेलो अंसानी। यप, हाँ है ना। ओ, नो नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, थैंक यू सी। ऐसा है कि 45 साल तक जो एडल्ट्स है, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, कि उनको बच्चे को भेजना अभी थोड़ी दूर की बात है और ख़ुद आना चाहते हैं, काम से परेशान है, पैसे से परेशान है, फैमिली से परेशान है। इंडिया में तरह तरह की परेशानियां हैं, कनाडा में नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब तक आप इंडिया में हो आपको लगता है कि भाई कनाडा जाना एक रास्ता है, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता है कनाडा जाना। तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन सोचे तो एक
उम्र के एक पड़ाव पर सोचें, ना कि आपकी एज हो गई 54, 55, 56, 60 और आप सोचें कि चलो अब बाकी लाइफ कनाडा जाके करनी है, तो मेहरबानी करके भूल जाइए। ओके, जो एडल्ट्स है 30, 35, 40 के, उनके लिए दो रास्ते हैं कनाडा आने के। स्टडी परमिट तो बात अलग हो गई कि वो तो यंगस्टर्स जो है वो लोग आएंगे स्टडी लेके, लेकिन आपने स्टडी ख़त्म कर लिया, आपने कैरियर चालू कर दिया, आपने काम धंधा शुरू कर दिया, काम धंधा किया भी, और फिर कनाडा आने की सोची या सोच रहे हैं, तो क्या एक तो कनाडा आना है तो इंडिया से पीआर लेके आ सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी आप इंडिया से लेके आओ, बहुत बढ़िया है। और अगर किसी तरह से कनाडा की बात ये है कि भाई आपको एक फ़िल्टर प्रोसेस से ही गुज़रना पड़ता है। मतलब उन्होंने एक क्वालिटी प्रोसेस बनाई है कि भाई आपके पॉइंट्स बनेंगे। पॉइंट्स कैसे बनते हैं वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके पॉइंट्स बनेंगे और जिनके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उनको कनाडा इनवाइट करेगा। ये यहाँ की एक सिस्टम उन्होंने बनाई है। तो इसे फ़िल्टरेशन बोलते हैं कि भाई हज़ारों लोग आना चाहते हैं, उसमें से अच्छे लोगों को ही कनाडा बुलाना है या कनाडा उनके लिए है, ऐसा ये लोग मान के ऐसी सिस्टम डेवलप करके बैठे हैं। तो क्या है, तो एक तो पीआर है, परमानेंट रेसिडेंसी। अगर इंडिया से मिल जाए बहुत अच्छा, वो लेके आइए, कनाडा में आइए, सेटल होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ कारणों सर पीआर के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, पीआर के लिए क्वालिफाई होना इज़ अ बिग चैलेंज नाउअडेज। तो पीआर के लिए अगर क्वालिफाई नहीं हो रहे तो क्या, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे तो सब रास्ते बंद हो गए। पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं ऐसे एडल्ट्स के लिए जो 30 से 32, 35 के ऊपर है, 40 के आजू बाजू है, 45 के आजू बाजू है, और पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए एक वर्क परमिट करके एक रास्ता है। कनाडा की वर्क परमिट लेके वो लोग कनाडा आ सकते हैं, वर्क परमिट लेके काम कर सकते हैं, काम करके फिर पीआर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्क परमिट भी एक रास्ता है। ओके, इंडिया वाले एजेंट्स लोग जो भी है, मैं मानता हूँ कि वो लोग कनाडा आए नहीं कभी, और कनाडा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं कि भाई आप कनाडा जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको ऐसा मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, वो सब। ऐसी बातों से दूर रह के अपनी अकल लगा के कि भाई कनाडा जाना है तो क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कब सोचना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो बात मैं करूँगा। तो कनाडा आना है, चाहे पीआर लेके आना है, चाहे वर्क परमिट लेके आना है, IELTS इज़ कंपलसरी। इंडिया में IELTS ऐसा बोलते हैं, IELTS। यहाँ आए तो यहाँ की लैंग्वेज आ गई है मुंह पर, ज़बान पर। तो IELTS कंपलसरी है। कनाडा आना है, कैसे भी आना है, वर्क परमिट लेके भी आना है तो भी IELTS इज़ कंपलसरी। हार्डली कोई 1, 2, 4 जॉब ऐसी होंगी कि जिसमें बिना IELTS के आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन 95% जॉब्स या परमिट्स या पीआर प्रोसेस में ऐसा है कि आपको IELTS चाहिए ही चाहिए। कोई भी प्रोविंस में चले जाओ, कोई भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन IELTS तो कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास IELTS होना कंपलसरी है। अगर IELTS ही नहीं है, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको पता तो होगा ही कि पासपोर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन वो तो कॉमन है कि चलो भाई आपको सबको मालूम होगा कि एक पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं पासपोर्ट भी नहीं है इंडिया में और पूछते हैं कि मुझे कनाडा आना है तो क्या करना होगा। अरे भाई पहले पासपोर्ट तो बनाओ। पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट लेना भी कोई
इजी टास्क नहीं है इंडिया में। अभी शायद इजी हो भी गया होगा, आई होप कि इजी हो गया हो, लेकिन इंडिया में पहले पासपोर्ट तो बनाओ भाई। तो पासपोर्ट आपका बन गया है तो आगे सोच सकते हैं। तो पहले पासपोर्ट और फिर कनाडा सोचते हैं। ना ही कनाडा ओनली, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, सबके लिए आईएलटीएस तो कंपलसरी होना है। तो आईएलटीएस से डर के आप छुप के बैठोगे कि आईएलटीएस तो मैं दे नहीं सकता, मेरे स्कोर नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं बनती। मतलब फिर कनाडा आना ही सोचना ही छोड़ दो। तो बेस्ट है कि पासपोर्ट रेडी रखो और आईएलटीएस की तैयारी करके आईएलटीएस पहले दे दो। एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, लेकिन आईएलटीएस दो, प्रैक्टिस करो, आईएलटीएस दो, स्कोर अच्छा लाओ। ज़रूरी नहीं है कि सबके 7-7, 8-8 आ जाए, लेकिन 6-6 तो ट्राई कर सकते हो, 5-5 तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, उसका और तो कोई मेज़रमेंट है ही नहीं। मैं कितना भी कॉन्फिडेंस वाला हूँ, लेकिन अगर कनाडा आना है, फ़ाइल रखनी है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा कि मुझे इंग्लिश आती है। तो आईएलटीएस एक रास्ता है कि जिसके थ्रू आप प्रेजेंट करते हो कि भाई मैं भी इंग्लिश में कैपेबल हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना इतना आता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना इतना आता है, लिखना इतना आता है। ऐसा जो आईएलटीएस का स्कोर होगा वो स्कोर के ऊपर से सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदे को इंग्लिश कितनी आती है। कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं। आईएलटीएस का स्कोर लाओ और फाइल में रखो, वो आपका प्रूफ हो गया कि भाई आप इंग्लिश के जानकार हो। तो आईएलटीएस एक ज़रूरी है। दूसरी 2-3 और बातें हैं कि कनाडा अगर वर्क परमिट लेके आना है, चाहे पीआर लेके आना है, आईएलटीएस ज़रूरी है। और एक जिसे बोलते हैं इवैल्यूएशन। अनफॉर्चुनेटली कनाडा वाले ऐसे हैं कि उनको इंडिया की कोई डिग्री मान्य नहीं है। मतलब दे डोंट वैलिडेट इंडियन डिग्रीज़, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे मेडिकल हो, लेकिन वहाँ की डिग्रीज़ या डिप्लोमा वॉटेवर ये कनाडा वाले लोग वैलिडेट नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाई है कि जो भी फॉरेन की डिग्रीज़ होंगी उनको कैनेडियन टर्म्स में इवेल्यूएट करना होगा। और इवेल्यूएट करने के लिए उन्होंने 4-5-6 कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को लाइसेंस दिए हुए वो लोग ये काम करते हैं कि भाई आपकी इंडिया की डिग्री है, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके मार्कशीट, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, ये सब चेक करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई आपकी ये डिग्री कैनेडियन ये डिग्री के इक्विवेलेंट है। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वही कनाडा वाले मान्य रखेंगे कि भाई आपका इवैल्यूएशन हुआ है, कनाडा की भाषा में आपका कितना वैल्यू है। तो इसी ये बोलते हैं। उसके लिए एक बहुत जानी मानी कंपनी है, वो है WES। आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आपकी जो भी इंडिया की डिग्री है, 12 से लेके 12 के बाद कोई डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे PhD हो, कुछ भी हो, MPhil हो, वो सब तभी मायने रखेंगी अगर वो कनाडा की वैलिडिटी ले के आती है। मैं इंडिया का बड़ा सर्टिफिकेट यहाँ फाइल में रख दूँ तो ये लोग उसको देखेंगे भी नहीं, उनको उनकी कुछ पड़ी भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ये तो फर्जी ही होगा। लेकिन एक बार कनाडा की वेस्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई हाँ, ये जितेंद्र भाई की ये डिग्री है, वो हमारे 3 इयर्स के बैचलर डिग्री के बराबर है, या 4 साल की डिग्री के बराबर है, या मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो वो वैलिडेशन वाला सर्टिफिकेट ये लोग मान्य करते हैं। तो आपकी फ़ाइल में आईएलटीएस के साथ ये वैस का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कई लोगों को पता नहीं है, या कई लोग उससे दूर भागते हैं। कई लोग सोचते हैं कि
मैं तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, मुझे क्या पड़ी है, मेरे लिए तो कनाडा के दरवाजे कायम खुले ही होंगे, मुझे तो सब लेने के लिए तैयार ही होंगे। तो भूल जाओ मेरे भाई, वैस करा लो, आईएल्स का रिज़ल्ट रखो, वैस करा लो, वैस का रिज़ल्ट, वैस का सर्टिफिकेट साथ में रखो। उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो आजकल ऐसा हो गया है कि सब ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन मिलना मतलब फेक नहीं, वैस की वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कराओ, उसकी फ़ी भरो, आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो अपलोड करो। वो लोग टाइम देते हैं कि भाई 35 डेज़ के बाद, 45 के 60 डेज़ के बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, तो तब तक वेट करो और उनका सर्टिफिकेट रिसीव करो। और वो सर्टिफिकेट आप फाइल में रखोगे तो कनाडा वालों को पता चलेगा कि भाई ये बंदा है, भाई है या बहन है, उसकी ये डिग्री, उसका एजुकेशन इतना है जो हमारे लिए काम आ सकता है। तो एक वैस हो गया, एक आईएल्स हो गया, एक वैस हो गया। ये तो ऐसा है आईएल्स वैस कि उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 5 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे कंपनी के साथ आईएल्स की डेट लेनी है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके उसकी डेट लो, उसकी तैयारी करनी है, ऑनलाइन आप तैयारी करो। क्लास में जाओ तो अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर क्लास भी ना करो तो भी आप घर बैठ के प्रैक्टिस करके आप आईएल्स दे सकते हो। घर बैठ के वैस में अप्लाई करके आप अपने डिग्री के कनाडा के वैलिडेशन सर्टिफिकेट, इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। ये तैयारी रखो, ये तैयारी करो। और बात आती है अगर कनाडा आना है एडल्ट्स को, तो आईएल्स हो गया, वैस हो गया, एक है आपकी जो भी जॉब है या जो भी बिजनेस है उसका कुछ प्रूफ मतलब आप कनाडा आने के लिए फ़ाइल रखो, उसमें आप कुछ भी क्लेम करो, आपको कोई पूछेगा नहीं। क्लेम करना मतलब मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं 1 लाख रुपया महीने कमाता हूँ, तो वहाँ तो चला जाएगा। लेकिन जब कनाडा की फ़ाइल खुलेगी, जब आपको इनविटेशन आना होगा, जब आपको वीज़ा आना होगा, तब कनाडा वाले ऑफिसर्स जो भी होंगे वो सारा का सारा प्रूफ मांगेंगे। तो जॉब हो तो ऐसी जॉब हो जिसका आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर हो, आपकी एचआर की तरफ से आपकी जॉइंट जॉब ड्यूटीज़ डिफ़ाइन हो, आपके पास वो पेपर हो कि ये ड्यूटीज़ जॉब के दरमियान ये करते हैं। जॉब पर से, कंपनी में से आपका पेरोल बनता हो तो पेरोल की स्लिप, यहाँ उसे पे स्टब बोलते हैं, इंडिया में पे स्लिप बोलते हैं। तो पे स्लिप आपकी हो, आपके पास हो, और पे स्लिप के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स भी भरता हो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो जॉब है आपकी, तो जॉब कैसे प्रूव करोगे आप कि मेरे पास ये जॉब है? तो कंपनी में से एक तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, फिर हर महीने आपका पेरोल कटेगा, आएगा, पेरोल आएगा, उसकी स्लिप होंगी। 1 साल के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपको मिले, 2 साल के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर मिले, 5 साल किया तो 5 साल का एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है, आप जॉब करते करते बीच में भी आप एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो। एचआर जो डिपार्टमेंट होती है वो इसीलिए होती है कि भाई आप कर रहे हो लेकिन आपकी 1 साल हो गया तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल हो गए तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप क्लेम कर सकते हो। और वो सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका प्रूफ होगा। मैं कर रहा हूँ ये कह दूँ तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो प्रूव करना है कि भाई आप सही में काम करते हो। तो अपॉइंटमेंट लेटर हो आपके पास, पे स्लिप हो, अकॉर्डिंगली आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी हो कि आपकी जो सैलरी आती है उतना सैलरी आप इनकम टैक्स में भी शो करके टैक्स भी भरते हो, ऐसा सब आपके पास प्रूफ हो। तो आप कह सकते हो कि मैं ये जॉब, मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैं जॉब करता हूँ या मेरे जॉब का एक्सपीरियंस है, ऐसा आप कह सकते हो। इसको प्रूफ दे सकते हो। तो ऐसी बात है। अगर बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड भी कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना तो आपके पास बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स होंगे, जो भी लाइसेंसीज होंगे तो लाइसेंसीज होंगे, उसमें भी आप सैलरी लेते हो अपने
प्रोप्राइटरशिप है तो भी अपनी सैलरी लेते हैं, पार्टनर होते हैं तो पार्टनर अपनी सैलरी लेते हैं, तो वो भी हो, उसकी भी स्लिप्स हो, उसका भी सर्टिफिकेट हो। इनकम टैक्स में भी आपने दिखाया हो कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ और बिज़नेस से मेरी 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनकम है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब इकट्ठा होंगे तो आपकी वर्क प्रोफाइल डिफाइन करेंगे और उसका प्रूफ होगा आपके पास कि ऐसा हुआ है कि सारा ओके होने के बाद जब वीज़ा आना है या जब अप्रूवल लगना है तब उन्होंने प्रूफ मांगा कि भाई तुमने कहा कि आप रिलायंस में काम करते हो, तो रिलायंस में काम करते हो उसका प्रूफ क्या है। तब ऐसे हालात में आपके पे स्लिप लगेंगे, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेंगे, आपके HR के स्टैम्प के साथ जो भी सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी लगेंगे कि भाई आपने कहा है कि भाई मैं रिलायंस में, तो रिलायंस से हर महीने बैंक में आपकी सैलरी आती है, ये भी दिखाना पड़ेगा। ये सब प्रूव करना कैंडिडेट के हाथ में होता है। कोई कंसल्टेंट, चाहे कनाडा का हो चाहे इंडिया का हो, कोई कंसल्टेंट आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये बात समझ के कि कनाडा जाना है तो ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब तैयारी करके आप किसी को पूछो कि भाई मेरा ये सारा है, अब मुझे कनाडा आना है तो मैं क्या करूँ, तो कुछ बात बनती है या कुछ बात समझ में आती है। पासपोर्ट, IELTS, वैस, एक्सपीरियंस, इतना सारा तैयारी करके आप किसी से बात करो। फ़ंड की भी बात होती है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखो और उसके हिसाब से तैयारी करके कनाडा आने का प्लान करो। यू आर मोस्ट वेलकम हियर, एन्जॉय द लाइफ हियर ऑल्सो, थिंक ऑफ एवरीथिंग गुड एंड से गुड बाय। प्रणाम।